वेलकम टू वर्धनम एकेडमी। वर्धनम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 34 के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 34 ज्वाइंट लायबिलिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है। ज्वाइंट लायबिलिटी मीन्स संयुक्त उत्तरदायित्व। संयुक्त उत्तरदायित्व के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी जो कार्य है या कोई आपराधिक कार्य है, अगर जो कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है यानी कि व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, तो उस समूह का निर्माण करने वाले व्यक्तियों का क्या उस अपराध के लिए क्या उत्तरदायित्व होता है। क्या उस समूह के सभी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे या उस समूह का निर्माण करने वाले व्यक्ति अलग अलग अपराधों के लिए उत्तरदायी होंगे। इसी सिद्धांत पर हमारा जो सेक्शन 34 आईपीसी का आधारित है। अब देखते हैं सेक्शन 34 कहता क्या है। तो सेक्शन 34 की पहले लैंग्वेज देख लेते हैं, क्या है लैंग्वेज सेक्शन 34 की। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखते हैं। सेक्शन 34 आईपीसी जो आधारित है वो कहता है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि कोई कार्य कई व्यक्तियों द्वारा और उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो, तब क्या लायबिलिटी होगी। सेक्शन 34 कहता है अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। अब इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में यह सेक्शन है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। सेक्शन 34 में ये जो वर्ड है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यानी कि अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, ये 1870 में जोड़ा गया था। मूल धारा में ये शब्द नहीं थे। अब हम बात करते हैं सेक्शन का। सेक्शन कहता है कि जब कोई आपराधिक कार्य ऐसा है जो आपराधिक है, उस कार्य को कई व्यक्ति करते हैं। कई व्यक्ति मीन्स दो या दो से ज्यादा व्यक्ति कोई आपराधिक कार्य करते हैं, और वो कार्य कैसा है, वो सभी व्यक्ति उस कार्य को जो उनका सामान्य आशय है उसको अग्रसर करने में करते हैं, तब उस कार्य के लिए सभी व्यक्ति उसी प्रकार के दायित्व के अधीन होंगे। उस कार्य के लिए सभी व्यक्ति उसी प्रकार लायबल होंगे जैसे कि वो कार्य, वो अपराध उस व्यक्ति ने अकेले स्वयं किया हो। अब इस सेक्शन का एलिमेंट देखते हैं, तब इस सेक्शन समझ में आता है कि इस सेक्शन का एलिमेंट क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या है। तो इस सेक्शन का पहला आवश्यक तत्व है मस्ट बी अ क्रिमिनल एक्ट। जो कार्य है वो कैसा हो, वो आपराधिक कार्य हो, कृत्य आपराधिक हो। मतलब आपराधिक कृत्य का मतलब कि कार्य जो है वो पनिशेबल बाय लॉ हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, किसी विधि द्वारा उस कार्य को अपराध घोषित किया गया हो और उस कार्य को कई व्यक्ति कर रहे हैं। अगर जो कृत्य कार्य अपराध नहीं है, वो कार्य लॉफुल है, विधिपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 34 क्या होगा, लागू नहीं होगा। दूसरा इसका जो आवश्यक तत्व है वो है क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन। वो आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया होना चाहिए, यानी कि आपराधिक कार्य कम से कम दो व्यक्तियों ने किया हो, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों ने किया हो, तब सेक्शन 34 अप्लाई होगा। अगर जो कोई आपराधिक कार्य केवल एक ही व्यक्ति कर रहा है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है ए ने क्या किया, जेड की हत्या कर दी, जेड का मर्डर कर दिया, ऐसी कंडीशन में सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 34 अप्लाई होने के लिए आवश्यक है कि कार्य कम से कम दो व्यक्तियों ने किया हो। जब दो व्यक्ति होंगे या दो से ज्यादा होंगे तभी सेक्शन 34 क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। अब दूसरी बात करते हैं, जो कार्य है वो क्रिमिनल एक्ट डन बाय सच पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, और वो कार्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो व्यक्ति हैं उन्होंने जो किया है वो कार्य, वो जो आपराधिक कृत्य है वो अपने उन सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया होना चाहिए। वो कार्य उनका जो कॉमन इंटेंशन है,
कॉमन इंटेंशन को ही क्या अग्रसर करने में ही होना चाहिए। अब ये कॉमन इंटेंशन क्या है इसको हम देखते हैं। कॉमन इंटेंशन को आईपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, सामान्य आशय को आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, और जो सामान्य आशय है वो सेक्शन 34 का एसेंस है। सामान्य आशय धारा 34 का आवश्यक तत्व है। अब सामान्य आशय का मतलब क्या है? सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन मीन सामान्य आशय का मतलब होता है प्री अरेंज्ड प्लान, मतलब पूर्व निर्धारित योजना। हमने कहा कि जो अपराध है, आपराधिक कृत्य वो कई व्यक्तियों द्वारा किया गया होना चाहिए, यानी कि उन कई व्यक्तियों में अपराध करने के पहले क्या होना चाहिए? प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए, पूर्व निर्धारित योजना होनी चाहिए। अब इसीलिए जब अपराध हो जाएगा, अपराध होने के बाद प्लान नहीं, तो ये हमेशा अपराध घटित होने के पहले होगा। प्री अरेंज प्लान कब होगा? अपराध घटित होने के पहले। अब दूसरा इसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, अपराध घटित होने के पहले क्या होना चाहिए? प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति वो आपराधिक कार्य कर रहे हैं उस आपराधिक कार्य को करने के लिए ही उनका माइंड्स क्या होना चाहिए? एक दूसरे से मिलना चाहिए। और दूसरा है कंसल्टेशन इन बिटवीन ऑल पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग द ग्रुप, और वो जो ग्रुप, जिस ग्रुप ने, जिस समूह ने अपराध किया है उस समूह के बीच क्या होना चाहिए? प्रायर कंसल्टेशन होना चाहिए, पूर्व निर्धारित विचार विमर्श होना चाहिए। ये तात्पर्य है कॉमन इंटेंशन का। अगर जो प्री अरेंज्ड प्लान नहीं है, पूर्व निर्धारित योजना नहीं है, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं है, तब क्या होगा? कॉमन इंटेंशन अप्लाई नहीं होगा। अगर जो व्यक्तियों की संख्या 2 से कम है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 है, तब भी ये कॉमन इंटेंशन अप्लाई नहीं होगा। अगर जो कार्य आपराधिक नहीं है तो कॉमन इंटेंशन क्या होगा? अप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए कोई मामला है, उसमें ए, बी और सी ये तीनों व्यक्ति क्या है? अभियुक्त हैं, लेकिन इस मामले में क्या है? ए और बी को इक्वटल कर दिया जाता है, दोष मुक्त कर दिया जाता है, केवल बचता है सी। ऐसे मामले में भी कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 34 को अप्लाई होने के लिए मिनिमम लोगों की संख्या 2 होनी चाहिए। और आपने बता दिया कि कॉमन इंटेंशन क्या है, इसने कॉमन इंटेंशन का मीनिंग्स बता दी। अब इसमें एक चीज और है कि if a criminal act is committed by several person but there is no prior meeting of minds between such person, then in such circumstances every person shall be responsible for that act done by him। अगर जो समूह, जिस समूह ने वो अपराध किया है, उस समूह के बीच कोई क्रिमिनल जो कॉमन इंटेंशन नहीं है या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं है, वैसी कंडीशन में हर एक व्यक्ति उस अपराध के लिए लायबल होगा, उस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा जो उसने खुद किया है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ए, बी और सी, इन तीनों ने क्या किया? एक योजना बनाई और इस योजना के अनुसार ही, उस योजना को अग्रसर करने में ही जेड की क्या कर दी? हत्या किया। अब जब हत्या करने के लिए तीनों गए थे तो ए और बी ये क्या गए? जेड के घर के अंदर गए और इन्होंने जेड की पिटाई की, इतना पीटा, इतना मारा कि जेड की हत्या ही कर दी, जेड की मृत्यु ही हो गई। और जो सी व्यक्ति था, सी क्या था? ये जेड के घर के बाहर इंतजार कर रहा था, खड़ा था कि अगर जो कोई अन्य व्यक्ति आएगा तो सी क्या करेगा? ए और बी को सचेत कर देगा और ए और बी भाग जाएंगे। यहां पर हत्या करने में केवल ए और बी ही गए थे, सी तो सिर्फ बाहर खड़ा था। हत्या करने में सी का कोई रोल नहीं था। फिर सी को क्या है? सेक्शन 302 के लिए ही लायबल ठहराया जाएगा। सी को भी क्या है? जेड की हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराएगा। यहाँ पर ए, बी, सी तीनों लोगों के ही सेक्शन 302 हत्या के लिए, आईपीसी के सेक्शन 302 हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, क्योंकि जो जेड की हत्या हुई थी वो क्या है? कॉमन इंटेंशन में हुई थी, सामान्य आशय में हुई थी। अब हम दूसरी बात करते हैं, अगर जो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है,
यानी कि मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं है, ऐसी कंडीशन में कॉमन इंटेंशन अप्लाई नहीं होगा, कि कॉमन इंटेंशन लेके प्रायर मीटिंग्स ऑफ माइंड जरूरी है। अब इसी एग्जांपल को लेते हैं, मान लीजिए ए, बी और सी ये 3 पर्सन हैं और तीनों पर्सन एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अननोन है। अब तीनों ही पर्सन का एक व्यक्ति है जेड जो इनका शत्रु है। अब जेड क्या होता है, तीनों जेड को एक जगह देखते हैं कि जेड जा रहा है। अब तीनों ही व्यक्ति क्या करते हैं, जेड की हत्या करने की सोचते हैं, लेकिन प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, लोगों ने, इन तीनों ने मिलकर के कोई एक दूसरे से प्लान नहीं बनाया। अब तीनों ही जाते हैं जेड की हत्या करने के लिए। ए के हाथ में पिस्टल है, बी के हाथ में लाठी है और सी के हाथ में भी लाठी है। बी क्या करता है, बी जेड पर लाठी से प्रहार करता है, सी भी जेड पर लाठी से प्रहार करता है और ए क्या करता है, जेड पर गोली चलाता है, पिस्टल मार देता है। यहां पर चूंकि ए बी सी तीनों में कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं थी, इसलिए कॉमन इंटेंशन अप्लाई नहीं होगा। यहां पर ये तीनों व्यक्ति अपने अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। ए किसके लिए उत्तरदायी होगा, ये उत्तरदायी हो जाएगा जेड की हत्या के लिए, और बी और सी किसके लिए उत्तरदायी होंगे, बी हट के लिए, उपहत के लिए उत्तरदायी होगा और सी भी क्या होगा, उपहति के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि तीनों के बीच कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं थी। और अगर जो मान लीजिए पूर्व निर्धारित योजना होती तो तीनों ही लोग क्या हो जाते, जेड की हत्या के लिए उत्तरदायी हो जाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 34 के केस के बारे में बात करते हैं। बहुत ही मशहूर केस था बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन पर आधारित है। इस केस को शंकरी टोला केस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शंकरी टोला के केस के नाम से कौन सा केस जाना जाता है, तो बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस है। अब इस केस के फैक्ट देखते हैं, फैक्ट क्या था, उसके बाद इसका डिसीजन देखते हैं क्या था। इस मामले में 3 अगस्त सन 1923 को शंकरी टोला एक जगह है, वहां पे एक सब पोस्ट मास्टर थे, वो अपने टेबल पर, अपने मेज पर कुछ पैसों की गिनती कर रहे थे। उसी दौरान क्या होता है, कुछ व्यक्ति उस सब पोस्ट मास्टर के पास जाते हैं और जो वो पैसे की गिनती कर रहा था उस पैसे की मांग वो पोस्ट मास्टर से करते हैं, सब पोस्ट मास्टर से पैसे की मांग करते हैं। जो सब पोस्ट मास्टर था उसने क्या किया, रिफ्यूज्ड टू गिव मनी, सब पोस्ट मास्टर ने वो पैसा देने से उनको मना कर दिया। तब उन लोगों ने क्या किया, पोस्ट मास्टर को गोली मार दी और बिना पैसा लिए हुए विभिन्न दिशाओं में भाग गए। उसके बाद जो बारेंद्र कुमार घोष था वो पिस्टल के साथ पकड़ा गया और बारेंद्र कुमार घोष को सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34 आईपीसी, इसके लिए क्या किया, प्रोसिक्यूशन किया गया, अभियोजित किया गया, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर की हत्या थी वो कई लोगों ने मिलकर की थी। इस वजह से 302 और कॉमन इंटेंशन 34, इसके परिप्रेक्ष्य में क्या किया गया, बारेंद्र कुमार घोष को प्रोसिक्यूशन किया गया, उसका अभियोजन किया गया। जो प्रोसिक्यूशन था, जो अभियोजन पक्ष था, उसने ये कहा कि जो बारेंद्र कुमार घोष है, ही वाज वन ऑफ द पर्सन हु फायर्ड एट सब पोस्ट मास्टर। अभियोजन ने कहा कि जो बारेंद्र कुमार घोष था ये उन लोगों में से एक था जिसने सब पोस्ट मास्टर पर क्या किया, गोली चलाई। और जो अक्यूज्ड पर्सन था, यानी कि जो बारेंद्र कुमार घोष था, उसने इस फैक्ट को डिनाई किया, मना कर दिया और उसने कहा कि बारेंद्र कुमार घोष केवल वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड नॉट फायर्ड एट द सब पोस्ट मास्टर। बारेंद्र कुमार घोष ने कहा कि वो केवल बाहर खड़ा था और उसने सब पोस्ट मास्टर पर गोली नहीं चलाई, फायर नहीं किया। और लेकिन कोर्ट ने इसका तर्क नहीं माना और कोर्ट ने ये कहा कि the sub postmaster was murdered in furtherance of common intention। जो सब पोस्ट मास्टर की हत्या थी वो कॉमन इंटेंशन में हुई थी, सामान्य आशय में हुई थी, इस वजह से hence he was guilty of murder even though he did not fire। यद्यपि उसने सब पोस्ट मास्टर पर गोली नहीं चलाई, फिर भी जो सब पोस्ट मास्टर की हत्या थी वो कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय के अग्रसरण में हुई थी, इसलिए जो बारेंद्र कुमार घोष है वो क्या है, वो हत्या के लिए लायबल है। यही हमारा सेक्शन 34 है। सेक्शन 34 ये कहता है कि अगर जो कॉमन इंटेंशन में कोई आपराधिक कृत्य हुआ हो
तो उस ग्रुप में जितने भी लोग शामिल हैं उस अपराध के लिए क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट एक और केस आता है, वो महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस आता है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर को इंडस वैली केस के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाता है कि इंडस वैली केस के नाम से कौन सा केस जाना जाता है, तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस को हम क्या कहते हैं, इंडस वैली केस के नाम से जाना जाता है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 34 को लागू होने के लिए ये आवश्यक कॉमन इंटेंशन होना आवश्यक है, और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस है। सेक्शन 34 तभी अप्लाई होगा जब कॉमन इंटेंशन होगा, यानी कि जो ग्रुप है, जो समूह है, जिस समूह ने मिलकर अपराध किया उनके बीच क्या होना चाहिए, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना चाहिए, तभी जो है सेक्शन 34 अप्लाई होगा। अगर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है तो सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगा। अब सिमिलर इंटेंशन, सिमिलर ऐसा जो आशय है वो समान हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए ए, बी और सी ये तीनों ही क्या करते हैं, जेड को मारने जाते हैं, लेकिन फैक्ट ये था कि ए, बी, सी तीनों ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तीनों ने कोई मिलकर प्लान नहीं बनाया था, और ये क्या है, जेड इनका शत्रु था और जेड को ये देखते हैं, और तीनों की जो आशय ये था कि जेड को वो मारेंगे, जेड की हत्या कर देंगे। यहाँ पे आशय तो समान है, आशय ये है कि जेड की क्या करेंगे, हत्या करेंगे, लेकिन चूंकि पूर्व निर्धारित योजना नहीं है, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं, प्रायर मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कॉमन इंटेंशन का, कि मान लीजिए ए, बी और सी ये तीन व्यक्ति हैं, और तीनों ही क्या करते हैं, जेड के घर में जाते हैं और जेड की हत्या करने के लिए जाते हैं, और तीनों ने ही पहले प्लान बनाया था कि वो जेड की क्या करेंगे, हत्या करेंगे, और तीनों ही जाते हैं जेड की हत्या कर देते हैं। लेकिन उसी समय पर जो सी था, सी ये देखता है कि जेड के घर में, उसके अलमारी में एक गोल्ड नेकलेस है जो बहुत ही वैल्यूएबल है, कीमती है, और सी क्या करता है, उस नेकलेस की चोरी कर लेता है। यहां पर अगर जो चोरी की बात करें तो चोरी के लिए केवल और केवल सी लायबल है, ए और बी चोरी के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि जो चोरी हुई थी वो कॉमन इंटेंशन में नहीं हुई थी। तो सेक्शन 34 क्या कहता है, जो अपराध कॉमन इंटेंशन होगा उसी के लिए अभियुक्त लायबल होंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड जो आपराधिक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने जो अभियुक्त है, क्या उसकी फिजिकल प्रेजेंस आवश्यक है, घटना स्थल पर अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है या नहीं सेक्शन 34 के लिए। तो एक केस आया था श्री कांतिया रमैया मनुपल्ली, श्री कांतिया रमैया मुनिपल्ली वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि accused must be physically present at the scene of the occurrence and must actually participate in the commission of the offense in some way or other at the time of the crime is actually being committed। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो अभियुक्त व्यक्ति है उसकी घटना स्थल पर उपस्थिति आवश्यक है, और साथ ही साथ वो उसकी उस घटना में सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। लेकिन इस सिद्धांत को बाद में कोर्ट ने जेएम देसाई वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे के मामले में थोड़ा सा परिवर्तित किया। जेएम देसाई, जय कृष्णा दास मनोहर दास देसाई वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक मामले में अभियुक्त व्यक्ति की फिजिकल प्रेजेंस, शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। कुछ ऐसे मामले हैं जैसे शारीरिक हिंसा के मामले, इन मामलों में अभियुक्त व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसे भी अपराध होते हैं जो विभिन्न समय और विभिन्न स्थानों पर घटित होते हैं, ऐसे मामले में अभियुक्त व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या जो कॉमन इंटेंशन है वो ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर विकसित हो सकता है? तो हाँ, कॉमन इंटेंशन घटना स्थल पर भी विकसित हो सकता है, लेकिन कॉमन इंटेंशन हमेशा घटना घटित होने के
पहले ही होगा, घटना घटित होने के बाद कॉमन इंटेंशन नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कॉमन इंटेंशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।